हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने प्लांट वाटर रिलेशंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत फोकस करूँ। ठीक है। सो ये बेसिकली आपके एमएससी एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं जनरल में ज़्यादा जो चीज़ों को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये प्लांट वाटर रिलेशन जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। बिकॉज आपने शायद देखा होगा अपनी सराउंडिंग में भी भाई जो भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। चाहे पेडी प्लांट ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, या हमारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, आपने देखा होगा कि हर एक के लिए डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि हर एक प्लांट का जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इज इट क्लियर? जो प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट है वो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब आप पेड़ी की देखते हो, आप पहले बिल्कुल पानी हमें अबेंडेंस में चाहिए। अब वहीं पर अगर आप मेज़ की बात करते हैं तो हमें पानी बहुत कम चाहिए, ड्राई फार्मिंग हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सो अब ये आज हम एकेडमिकली बात करें तो ये एक बहुत ही समझो कि डिटेल लेक्चर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा मेन जो फोकस है वो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो सबसे पहली बात तो यह मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई जो हमारा जो वाटर है बेसिकली, ठीक है, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। ठीक है। और ये रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये जो वाटर है बेसिकली सॉइल से मूव करते करते रूट्स में आते हैं और रूट से मूव करते करते ये लीव्स तक पहुँच जाते हैं और लीव्स से अगेन देन टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर जो है ये थ्रू ट्रांसपायरेशन वापस चला जाता है और फिर एटमॉस्फेयर से अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दोबारा से ही हमारे सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वाटर साइकिल ऐसे चलता है, राइट। सो अब जब ये जो पानी है बेसिकली ये सॉइल में इसकी मूवमेंट कैसे होती है और फिर सॉइल से रूट्स में कैसे आता है एंड देन उसके बाद रूट्स से ये शूट्स में कैसे चला जाता है और फिर उसके बाद इसकी ट्रांसपिरेशन कैसी होती है, ये सारे जो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि जो वाटर है बेसिकली ये हमारा जो है प्लांट जो ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं उसका 80 to 95% कवर करते हैं। और साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये 5 to 10% जो है सेल वॉल्यूम जो है वो साइटोप्लाज्म का वो कौन कंप्राइज करता है बेसिकली, वो हमारा वाटर बेसिकली कंप्राइज करता है। ठीक है। और वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो ऑब्वियसली जो भी हमारे मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन द सेल और विद इन सेल, ये सारा का सारा जो है ये उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? सो और वाटर जो है हालांकि हमारे सॉइल में आपको पता है कि भाई वाटर अबाउट 70% ऑफ द जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो पानी है। बट लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई पानी एक इंपॉर्टेंट एक लिमिटिंग फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, राइट। सो दैट मीन्स कि पानी ज़मीन में होना अलग चीज़ है, लेकिन वो पानी अवेलेबल जो प्लांट को चाहिए, क्या वो पानी अवेलेबल हो रहा है प्लांट को या नहीं हो रहा है, वो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। हर एक सॉइल का अपना एक वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम हॉलार्ड कहते हैं। ठीक है। कि भाई पानी इतना सारा ज़मीन में है, लेकिन वो हॉलार्ड जो सारा का सारा पानी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। उसमें से एक ही कंपोनेंट है कि एक पोर्शन है बेसिकली जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है जिसको हम क्रीजार्ड कहते हैं, CHRESARD। ठीक है। क्रीजार्ड जो बेसिकली प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। और जो बाकी जो पानी है जो सॉइल में होता है वो सॉइल वो प्लांट जो है उसको अपटेक नहीं कर सकता है, उसको हम कहते हैं ईकार्ड, ECHARD, ईकार्ड, राइट। सो अब ये जो वाटर है बेसिकली ये आप पहले मैंने कहा आपको कि सॉइल में से मूव करता है और सॉइल में से मूव करते करते रूट्स में आता है और रूट्स में फिर डिफरेंट जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं लाइक सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन्स हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उनके थ्रू मूव करते करते ये आगे बढ़ता है। ठीक है। सो डिफरेंट मीडियम में से ये पानी मूव करता है। ये हमारा वाटर जो है इट क्रॉसेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है कि नहीं? और हर मीडियम में जो है ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो है ऑपरेट कर लेता है पानी अपने मूवमेंट के लिए, राइट। सो एक तो कॉमन मैकेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं कि पानी की जो मूवमेंट या हर किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट में, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन क्या हुआ भाई, कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। आप जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, तो इस रैंडम मूवमेंट को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। या डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। और हमारे यहाँ पे भी जो है प्लांट सेल में जब पानी को आता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से लो, जब आप अभी से फॉर एग्जांपल अगर आप डिफ्यूजन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ,
अगर आप पानी कहीं गिराते हैं गिलास से, ठीक है कि नहीं, जहाँ जहाँ पे आप पानी को गिराते हैं वो पानी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं। सो दैट मीन्स कि वो है आपका सिंपल डिफ्यूजर है, पानी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि जहाँ पानी गिरा है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, राइट। अच्छा, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। या हम अगर एक रूम में हम स्प्रे करेंगे कॉर्नर में, ठीक है, वो स्प्रे धीरे धीरे फैल जाता है पूरे रूम में, दैट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बेसिकली खुद ब खुद मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे भी रूल्स में देखा गया है कि सेल्स में देखा गया है कि भाई हमारा जो मेम्ब्रेन में से कुछ मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं मेम्ब्रेन में से, लेकिन वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से मूव करते हैं। अगर पानी ऊपर बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है कम कंसंट्रेशन है, तो पानी ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। बट ये जो डिफ्यूजन जो है ये बहुत ही जो जिसको कहते हैं जो वाटर मूवमेंट है थ्रू दिस मैकेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन, ये बहुत ही कम वॉल्यूम में होता है, ठीक है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए मेम्ब्रेन जो है वो हम इसको कहते हैं भाई ये बेसिकली जो इसका जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें जो टेल पोर्शन है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना, और ये पानी को मूव करने नहीं देता है, राइट। सो दैट मीन्स कि अब इसमें जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है एक डिस्कवरी हुई थी कि भाई ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन उसको कहते हैं एक्वापोरिन्स कहते हैं, ठीक है। एक्वा फॉर वाटर, पोरिन में पोर, ये बेसिकली एक चैनल प्रोटीन है, राइट। इसके बारे में आपको थोड़ा आगे भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कैरियर्स होते हैं वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो तो हमारे पास जो एक्वापोरिन जो है ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन है जो एक बेसिकली चैनल बनाता है, एक टनल की तरह बनाता है ये, और इस चैनल के थ्रू जो स्पोर के थ्रू जो है बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल जो है ये थ्रू डिफ्यूजन जो है ये सेल के जो आउटर एटमॉस्फेयर से जो टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस यहाँ भी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो डिफ्यूजन हुआ, लेकिन इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जा रहा है थ्रू ए प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन, राइट। सो एक्वापोरिन जो है बेसिकली क्या है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को जो है परफॉर्म करता है यहाँ पे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है कि नहीं। सो डिफ्यूजन में यहाँ पे एक इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई अगर आप दो मॉलिक्यूल दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, और उनके मॉलिक्यूल जो है ये आपस में जो है मूवमेंट करेंगे, आपस में मूवमेंट करते करते जो है एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको जो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो है आपको क्या आएगा कि जो नेट मोमेंटम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू जो है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है कम्प्लीटली डिफ्यूज हो चुके हैं और इक्विलिब्रियम जो है स्टेज आ चुका है। सो डिफ्यूजन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझना है कि भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तब तक मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब तक दोनों जगहों पे कंसंट्रेशन बराबर हो, और जब दोनों जगहों पे कंसंट्रेशन बराबर हो जाए देन नेट मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है कि नहीं। सो डिफ्यूजन में क्या होता है कि भाई मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तब तक होती है जब तक वहाँ पे दोनों पॉइंट्स के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो ना हो जाए, या इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं क्या इक्विलिब्रियम जो है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, ठीक है कि नहीं। सो जो इक्विलिब्रियम पे नेट मोमेंटम मॉलिक्यूल्स जीरो, मोमेंटम मॉलिक्यूल्स होती है बट नेट मोमेंटम मॉलिक्यूल जीरो, राइट। नेट मोमेंटम मॉलिक्यूल समझते हो, दैट मीन्स अगर से 10 मॉलिक्यूल यहाँ है 10 मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है कि नहीं। सो ये मॉलिक्यूल मूव करते जाएंगे। सो अब इसके 5 मॉलिक्यूल यहाँ रहेंगे और इसके 5 मॉलिक्यूल यहाँ रहेंगे, राइट। इसके 5 मॉलिक्यूल्स से 5 मॉलिक्यूल यहाँ हुए, इसके 5 मॉलिक्यूल यहाँ, राइट। सो और इसके 5 मालिक्यूल यहाँ और इसके 5 मालिक्यूल रेड के यहाँ पर है, तो दैट मीन्स अब 5 मालिक्यूल इस साइड भी है 5 मालिक्यूल इस साइड भी है, इसके 5 इस साइड और इसके 5 इस साइड। तो ये आप देख लो यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसा आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ये डॉट्स हैं ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर है दोनों साइड से। सो अब आपको अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, एक रेड यहाँ से यहाँ गया, एक रेड यहाँ से यहाँ आएगा, एक ब्लू यहाँ से यहाँ आया तो एक ब्लू यहाँ से यहाँ आएगा। सो दैट मीन्स कि नेट मूवमेंट क्या है, जीरो। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर बट नेट मूवमेंट इज जीरो। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि 3 यहाँ 2 यहाँ, तब अगर आपका यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ आता है दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रह गए। सो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर आपका ये रेड वाला यहाँ आ रहा है, ये रेड वापस जा रहा है तो नेट यहाँ भी 5 रह गए, यहाँ भी 5 रह गए, नेट मूवमेंट इज अगेन जीरो। सो इक्विलिब्रियम पे हमेशा याद रखना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर बट नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, राइट। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो बेसिकली अगर मॉलिक्यूल जो है दो पॉइंट्स के बीच में अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना,
सो ये इसको एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट को एडोल्फ फिक कहते हैं। इसने जो है एक फार्मूला दिया बेसिकली, ठीक है कि नहीं। इसने कैलकुलेट किया भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इसका रेट क्या होगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो रेट ऑफ जो ये है डिफ्यूजन है, ये क्या होगा। तो उसने ये कहा था कि भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मीन जितना डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा दो पॉइंट्स के बीच में, उतना ज़्यादा जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल होगी, राइट। सो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, वन ए और बी फॉर एग्जांपल, ए और बी अगर 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स, ठीक है ना, डेल एक्स। और यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है और बी पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन डिफरेंस, जिसको हम डेल सी एस लिखते हैं, ठीक है। सो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जिसको हम ये जे एस से रिप्रेजेंट किया है, ये जे एस क्या है, इज इक्वल टू माइनस डी एस ब्रैकेट में डेल सी एस डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि भाई डी एस इज व्हाट, डी एस इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ये जो मोमेंटम मॉलिक्यूल्स हो रहा है ये किस मीडियम में हो रहा है, क्या ये एयर में हो रहा है, क्या ये वाटर में हो रहा है कि नहीं। सो डिफ्यूजन डी एस इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो बेसिकली हर मीडियम का कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर, ठीक है कि नहीं। सो अब यहाँ पे जो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ये याद रखना। मीन्स फ्रॉम हाई टू लो ये माइनस साइन से रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर, दैट मीन्स फ्रॉम हाई से लो इसको बोलते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इससे ये माइनस साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर, ठीक है। सो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स पे कंसंट्रेशन दिया गया है कि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है और इसका डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में और बी के बीच में, अगर ये दिया गया होगा आप इजीली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है एक्स वाई जेड से, सुक्रोज है या ग्लूकोज है, ठीक है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, माइक्रॉन्स। उसके बाद जो आपका कंसंट्रेशन है पॉइंट ए पे से कुछ आपका दिया होगा, कुछ आपका माइक्रोग्राम लिखा होगा, यहाँ पे आपका कुछ बी पे आपको कुछ माइक्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है। सो आप आराम से जो है और ये मूवमेंट से एयर में से हो रहा है, तो आप इजीली जो है आपके पास डेल सी और डेल एक्स निकाल के डी एस लगा के आप आराम से रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कभी एग्जाम में, राइट, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। सो नाउ अब इसको जो है यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि भाई जो अगर आपके पास से दो डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए और बी, ठीक है। अब आपका जो है दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है सपोज, आप ग्लूकोज है, सुक्रोज है, आपको कहा जा रहा है कि भाई ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है ए और बी तक, इसमें कितना टाइम लगेगा बेसिकली इस मॉलिक्यूल को मूव करने में। एक दो रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर क्या करेगा कि टाइम कितना लगेगा इस मॉलिक्यूल को मूव करने में। अगर सिर्फ आपको टाइम निकालना है सिर्फ कि भाई ए और बी के बीच में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा, अगर ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एयर में हो रहा है या वाटर में हो रहा है, उसके लिए एक फार्मूला आपको, इसी फार्मूला को चेंज करके ये वाला फार्मूला यहाँ पे आता है, T इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई डी एस, ठीक है। सो टाइम ऑफ क्या, ड्यूरेशन इट टेक्स, ड्यूरेशन जो कि टाइम कितना लगता है मॉलिक्यूल को मूव होने में बिटवीन डिस्टेंस एल, यानी कि एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं आप। सो अगर आपके पास डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, और आपको पता है किस मीडियम में से पास हो रहा है, उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है, सो आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है ग्लूकोज का, ग्लूकोज अगर पानी में मूव कर रहा है तो पानी में जो है इसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कितना होता है 10⁻⁹, ठीक है कि मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब अगर यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, अगर एक डिस्टेंस आपको दिया गया है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है कि नहीं, अगर 50 माइक्रोमीटर में डिस्टेंस है हमारा एक सेल का, सपोज एक सेल का यहाँ डायमीटर है, इस सेल में भाई 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। अब ये सेल, ये ग्लूकोज है, इस सेल में इस 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमने जब फार्मूला दिया तो हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया तो हमें ये वैल्यू आ रहा है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब वहीं पे उसी ग्लूकोज को हम ये कह रहे हैं कि भाई 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर और यहाँ पे अब 1 मीटर, अब हमने एल स्क्वायर को 1 मीटर लगाया, डी एस अगेन सेम है हमारा, तो टाइम कितना लगता है 32 ईयर्स। सी, अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा होना चाहिए कि बेसिकली जो डिफ्यूजन है बेसिकली, ठीक है, डिफ्यूजन इज सूटेबल फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। याद रखना, डिफ्यूजन जो है सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये सूटेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये डिफ्यूजन जो है ये सूटेबल नहीं है। इज इट क्लियर। सो हमारा जो डिफ्यूजन है ये सेल टू सेल मूवमेंट में डिफ्यूजन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे, उनमें हमारा जैसे कि आप रूट से शूट तक
जो है आप कह नहीं सकते कि डिफ्यूजन से वाटर मूव होगा, ये मोमेंट ऑफ वाटर होती है। इज इट क्लियर? सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे डिफ्यूजन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आप डिफ्यूजन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे भी आप ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई अब एक और मैकेनिज्म है वाटर मूवमेंट का जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये यूजुअली हमारे सॉइल में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो इस मैकेनिज्म से होता है, बल्क फ्लो से या मास फ्लो से, ठीक है कि नहीं? सॉइल के अंदर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है, अगर या हमारे जो पाइप्स में पानी चलता है ना, आपने देखा होगा, तो वहाँ भी ये वाला बेसिकली मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, ठीक है कि नहीं? तभी आपने देखा होगा पाइप में पानी यहाँ से दूर तक ले सकते हैं पानी को, या सॉइल में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती है, ठीक है? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्रिवन और बल्क फ्लो मैकेनिज्म। इसमें भी जो है एक फॉर्मूला है कि भाई अगर आप एक ट्यूब में से पानी पास कर रहे हो, ठीक है ना, और प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें ये है कि भाई आपका दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होनी चाहिए, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जहाँ पे डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है? प्रेशर डिफरेंस होनी चाहिए भाई दो पॉइंट्स के बीच में। इज इट क्लियर? सो प्रेशर डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, वो यहाँ पे बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है इस मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, मोमेंट ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे, ठीक है ना? सो अगर हमारे पास एक ट्यूब एक पाइप है बेसिकली, ठीक है, उस पाइप के पर्टिकुलर कोई रेडियस होगा, ठीक है ना, और उस जो लिक्विड मूव कर रहा है, पानी कोई भी लिक्विड मूव कर रहा है, हर एक लिक्विड का अपने एक विस्कोसिटी होती है, ठीक है ना, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे। एंड देन उसके बाद दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है ए और बी के बीच में, जिसको हम क्या डेल साई पी बाई डेल एक्स होगा, डिस्टेंस कितना है बीच में, डिफरेंस इन डिस्टेंस, और उसके बाद डेल साई पी हुआ कि भाई प्रेशर डिफरेंस कितना है ए और बी के पॉइंट के बीच में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल साई पी डिवाइड बाई डेल एक्स, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसके लिए हमारे पास अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्लो निकालना है, पानी कितना मूव कर रहा है भाई, ठीक है नहीं? सो ये फॉर्मूला जो है इसके लिए हमें यहाँ पर रखा है पाई r4 डिवाइड बाई 8 ईटा साई पी बाई साई एक्स। अब हमारे पास पता है कि भाई इस वॉल्यूम, इस पाइप का वॉल्यूम कितना है, सॉरी रेडियस कितना है, ठीक है ना, और हमें पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में। सो विस्कोसिटी अगेन इज ए कांस्टेंट फैक्टर जो हर एक सॉल्वेंट का अपना होता है, हर एक लिक्विड का अपना है, ठीक है ना? सो हम आराम से जो है निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो टाइप्स के लिक्विड है, एक लिक्विड वाटर है, दूसरा हमारे पास कोई और सोल्यूशन है जिसका विस्कोसिटी जो है वाटर से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? सो अगर सेम पाइप में मूव करेंगे तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा फ्लो होगा, वाटर का या उस इसका विस्कोसिटी वाले का? जाहिर सी बात है वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी है, जिसका विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम फ्लो कम होगा, ठीक है ना? या इसको हम और एक मैकेनिज्म ले लेते हैं कि अगर प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो वॉल्यूम फ्लो क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है ना? सो जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी ज़्यादा होगा। या जो हमारा पाइप का रेडियस है, जितना पाइप मोटी होगी उसमें से उतना ज़्यादा पानी आएगा, ध्यान दे रहे हो? और जितना पाइप का जो है डायमीटर कम होगी उसमें से उतना पानी कम आएगा, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर फ्लो है इसके लिए, ठीक है ना? सो बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और साई पी बाई साई एक्स यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का। अब अगर दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस प्रेशर ग्रेडियंट और इसका कितना क्या रिलेशनशिप है आर का। अगर हम आर को इसको इक्वलिटी के साथ ले जाएंगे तो ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। दैट मीन्स कि प्रेशर ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपने देखा होगा कि जो आपका एक अगर हम दो टाइप्स की पाइप लेंगे, एक मोटी पाइप लेंगे जिसका डायमीटर ज़्यादा है, एक पतली पाइप लेंगे जैसे 4 इंची और 2 इंची, ठीक है ना? आपने देखा होगा अगर सेम पानी हम तो से सेम टंकी से हम कनेक्शन निकाल रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि जो आपका जो 2 इंच वाली जो पाइप होगी उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसका रेडियस से 4 इंची है। इज इट क्लियर? सो ये प्रेशर की बात हो रही है, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ जो फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी कि रेडियस ऑफ द पाइप, है कि नहीं? गुड। सो ये जो है एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेसिकली हमारे इसमें। या दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास, आपने देखा होगा शायद टैंकी में, अगर हमारे पास टैंकी जो है ऊपर पानी से भरा हुआ है, पानी अगर ज़्यादा है, टैंकी फुल है, तो आप क्या देखते हो नीचे पाइप में से पानी बड़े ज़ोर से आता है, ठीक है ना? काफ़ी पानी आता है ठीक ठाक। लेकिन जो ही पानी टैंकी में कम होने लग जाता है, ठीक है ना, सो आपके सामने जो प्रेशर डिफरेंस है आपका डिफरेंस जो है वो कम हो गया है ऊपर और नीचे। सो आप क्या देखते हो, आपका वॉल्यूम फ्लो भी कम होते जाता है। जितना पानी कम होगा मीन्स प्रेशर कम हो रहा है, उतना ज़्यादा आपका वॉल्यूम भी कम होते जा रहा है पानी का, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम फ्लो। इज इट क्लियर? कि डिस्टेंस तो सेम है, पाइप ऊपर, पाइप नीचे और पाइप के ऊपर टैंकी के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन प्रेशर वेरी हो रहा है, ठीक है नहीं? पर जितना पानी ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है पानी का। जितना पानी कम होगा प्रेशर कम हो गया आपका, वहीं पे आपका वॉल्यूम फ्लो भी कम हो जाता है। इज इट क्लियर? गुड। सो नाउ आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब देखो, ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट जो आपके जो डिफ्यूजन है या आपके सामने प्रेशर फ्लो है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेलुलर मूवमेंट के लिए। यहाँ पे याद रखना, सेलुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट इज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस है क्या? बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है जिसमें जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ये मूव करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अगेन, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना। सो ऑस्मोसिस क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। दैट मीन्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई? ये भी डिफ्यूजन ही बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हमारा वाटर मूव कर रहा है थ्रू ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हमारा मेम्ब्रेन में से नहीं आ रहा बल्कि एक प्रोटीन चैनल में से जा रहा है, पोर में से पानी गुजर रहा है, हालांकि मेम्ब्रेन वहाँ भी है लेकिन मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है, वो बेसिकली पोर के थ्रू जा रहा है, सो वहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई? डिफ्यूजन है ये बेसिकली, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो बेसिकली पोर में से नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अदरवाइज दोनों में क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और इक्विलिब्रियम तक आपका नेट मूवमेंट होता है, उसके बाद आपका नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन वहाँ पे आपका मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो अब वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना कि जो वाटर मूवमेंट होती है, ठीक है कि नहीं, ऑस्मोसिस में जो इसके लिए मेन जो फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। जितना वाटर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है कि नहीं। अब जो ये वाटर पोटेंशियल है बेसिकली, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम भी इसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं, साइज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। और ये वाटर पोटेंशियल जो है तीन कंपोनेंट्स पे ये बेसिकली डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेशन पोटेंशियल, दूसरे को या उसको सॉलिड पोटेंशियल भी कहते हैं, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल और तीसरा होता है ग्रेविटी पोटेंशियल, ठीक है। कंसंट्रेशन पोटेंशियल को मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। सो कंसंट्रेशन, प्रेशर और ग्रेविटी, ये तीन फैक्टर्स हैं जो बेसिकली वाटर पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। एक पानी जो है कहीं पे प्रेजेंट होता है ना, उसमें एक पोटेंशियल होता है जिसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। सो ये वाटर पोटेंशियल जो है इस पे तीन चीज़ों का इस पे इन्फ्लुएंस होता है। वन इज कंसंट्रेशन, अनदर इज प्रेशर, थर्ड इज ग्रेविटी, राइट। सो अब इसको अगर हम इसको बोलते हैं साई डब्ल्यू, एक फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी, मीन सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटी पोटेंशियल। इन तीनों का जो है एक कलेक्टिव रोल है किस पे? हमारे साई डब्ल्यू पे। लेकिन अब याद रखना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सॉलिड पोटेंशियल क्या है? सॉलिड पोटेंशियल हुआ कि अगर हम से प्योर वाटर हमारे पास है, प्योर वाटर में हम कहते हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा मीन्स हम कितना रखते हैं उसका? हम जीरो रखते हैं, ये जीरो इसका वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का, ठीक है कि नहीं। और अगर हम इसमें कोई सॉल्यूट डालते हैं उससे क्या होता है? इसकी फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है? कम हो जाती है। ध्यान दे रहे हो? सो सॉल्यूट क्या कर रहा है बेसिकली? वो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर को कम करता है, माइनस में ले जाता है। इज इट क्लियर? नेगेटिव में ले जाता है। कौन? सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद साइपी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे यूजुअली हमारे जो ये क्या कहते हैं इसको, जब हम सेल्स की बात करते हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा रोल आता है, इंपॉर्टेंट इसका रोल आता है, ठीक है कि नहीं। ओपन बीकर में करेंगे तो वहाँ पे हमारा साइपी जीरो होता है, प्रेशर पोटेंशियल हमारा जीरो होता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारा जो 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 बीकर में जो प्रेशर होता है ना, दैट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है और हम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है कि उसका इफेक्ट कम होता है पानी पे। ठीक है, सेलुलर लेवल पे जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है कि किसका? प्रेशर पोटेंशियल का। एंड देन थर्ड जो है आपका, जिसको हम कहते हैं क्या, ये हाँ, बट बिफोर गोइंग टू ग्रेविटी पोटेंशियल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, सॉलिड पोटेंशियल जो आपका जो है ये क्या करता है? फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर वाटर को कम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर है, दैट मीन्स कि ये क्या करता है? ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ाता है। और अगर ये नेगेटिव प्रेशर होगा तो ये क्या करता है? ये उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों? अभी नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर का मतलब ऐसे लेते हैं आपने सुना होगा शायद कि भाई जब हमारे सेल में पानी जब बाहर निकलता है सेल फ्लैसिड हो जाती है, या यूँ कहो कि अगर हम जैसे हमारे जाइलम वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने कि जब ऊपर से इसको प्रेशर लगता है ना, इसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है ना। एक सक्शन जब हम खींचते हैं पाइप में तो एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है,
इज इट क्लियर? तो वो नेगेटिव प्रेशर उसी को हम कहते हैं क्या, उसको हम टेंशन भी कहते हैं या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स कि जो आपका साई पी है इसका वैल्यू प्लस भी हो सकता है, इसका माइनस भी हो सकता है, इसका जीरो भी हो सकता है। जैसे फ्लैसिड सेल में जीरो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी जाइलम में जैसे कि वहाँ पे जब सक्शन लगता है, ठीक है ना, जब टेंशन से उसमें आ जाती है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन पुल, तो उसमें जो है नेगेटिव हमारा ये प्रेशर पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और हम ओपन बीकर की बात कर लें, वहाँ पे आपको प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है वहाँ पे उस टाइम पे, फ्लैसिड सेल में जीरो। लेकिन अगर एक सेल है उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सेल टर्जिड हमारा सेल है, दैट मीन उसमें ये हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इज इट क्लियर? ये सेल जब टर्जिड होता है, फुल्ली पानी से भरा होता है, तो उस टाइम पॉजिटिव उसमें टर्गर प्रेशर होता है। लेकिन सेल फ्लैसिड होता है तो जीरो। लेकिन जब उसी सेल पे नेगेटिव एक सेक्शन लग जाता है, जैसे कि हमारे जाइलम वाइलम में होता है, वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है उसमें। इज इट क्लियर? सो नाउ आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटी पोटेंशियल। यहाँ पे आप देखते हो कि फॉर्मूला एक दिया गया है, ठीक है ना, रो, जी और एच। रो बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है ना, जी फॉर ग्रेविटी और एच फॉर हाइट। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, हम यूजुअली सेलुलर लेवल पे हम ग्रेविटी पोटेंशियल को ओमिट करते हैं, ठीक है ना। उस वक्त हम सिर्फ वाटर पोटेंशियल को सॉलिड और प्रेशर पे डिपेंड रखते हैं सेलुलर लेवल पे। वाई? क्योंकि अगर हमसे 10 मीटर की डिस्टेंस पे अगर देखेंगे ना वर्टिकली, अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, वो 10 मीटर ऊपर जाके अगर हम वहाँ पे ग्रेविटी पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0.1 मेगा पास्कल, बहुत ही कम है, लेस देन 1, ठीक है ना। और 10 मीटर की डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल से अगर हम जाएंगे 10 मीटर ऊपर जाके अगर हम वहाँ पे ग्रेविटी पोटेंशियल चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाटर डेंसिटी कितना है, जी ग्रेविटी, और उसका 10 मीटर डिस्टेंस, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 0.1 मेगा पास्कल, ठीक है कि नहीं। सो दैट मीन्स कि इसका वैल्यू बहुत ही कम है, जो कि हम यहाँ पे ओमिट कर लेते हैं सेलुलर लेवल पे। और सेलुलर लेवल पे हम सिर्फ क्या रखते हैं, आपका ये साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, इन दोनों का ही जो है रोल होता है एट सेलुलर लेवल, बिकॉज ग्रेविटी का हमारे पास कोई उस टाइम पे मतलब जो इफेक्ट उसका ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल कंपोनेंट का नील होता है, ठीक है कि नहीं, एट सेलुलर लेवल पे। सो नाउ इन तीन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। प्योर वाटर में आपके पास प्रेशर पोटेंशियल जीरो, बीकर की बात कर रहा हूँ मैं, और सॉलिड पोटेंशियल है ही नहीं तो जीरो, और आपका वाटर पोटेंशियल जो है क्या है, साई पी प्लस साई एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। सो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो। अब इसमें हम डाल रहे हैं 0.1 मोलर सुक्रोज, सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है ना। सो अब साई एस कितना है हमारे पास, -2.44 मेगा पास्कल। कैसे निकाला, हमारे पास फॉर्मूला है बेसिकली, वो मैं आपको इस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है नहीं। हमारे सामने सॉलिड पोटेंशियल का ये फॉर्मूला, आर टी लॉग नेचर ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं, आर फॉर आपको पता होना चाहिए कैरियस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, दोनों फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, इसका वैल्यू फिक्स है, और हम कितना कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है उसका लॉग वैल्यू डालो तो आपके पास ये आ जाएगा। सो अगर 0.1 मोलर है और आर टी का वैल्यू डालेंगे तो हमारे सामने क्या निकलेगा, हमें इसका ये वैल्यू आ जाता है सॉलिड पोटेंशियल का। अब हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, तो वाटर पोटेंशियल कितना आया, साई पी प्लस साई एस, तो हमारे सामने ये वाटर पोटेंशियल आया, सो -2.44। दैट मीन्स कि हमारे पास जब हम ओपन बीकर है वहाँ पे अगर हम जो भी सॉल्यूट डालेंगे तो याद रखना वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल, जो हमारा सॉलिड पोटेंशियल होगा वही हमारा वाटर पोटेंशियल होता है। इज इट क्लियर? ध्यान दे रहे हो आप लोग, शाबाश। सो नाउ अगर हमारा सेल फ्लैसिड है, ठीक है कि नहीं, ये हमारा फ्लैसिड है, दैट मीन्स अगेन इसका प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पहले कहा मैंने फ्लैसिड सेल में प्रेशर कोई होगी नहीं, ठीक है नहीं। सो सॉलिड पोटेंशियल कितना है इसका, से इसका ये वहीं से कैलकुलेट करके रखा है उन्होंने कि सपोज से 0.732 अगर इसका हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल है, सॉलिड पोटेंशियल है, तो वाटर पोटेंशियल भी इतना ही होगा। अब इस फ्लैसिड सेल को हैविंग दीज पोटेंशियल्स, ठीक है कि नहीं, वाटर एंड सॉलिड एंड प्रेशर पोटेंशियल, या इंपॉर्टेंट यही वाटर पोटेंशियल, अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं इस सोल्यूशन में 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन में, जिसका हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल पता है, सॉरी वाटर पोटेंशियल पता है कितना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेल का वाटर पोटेंशियल है 0.732 -0.732, और सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कितना है 0.244, ठीक है ना। सो -2.44 ज़्यादा है या -0.732 ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि माइनस में ये छोटा वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा वैल्यू जो है वो छोटा होता है, राइट। सो अब दैट मोमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगी, सपोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट, मीन्स 0.244 वाटर पोटेंशियल हायर वाला है और ये -0.732 ये कम वाला है। सो मोमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगी, फ्रॉम सोल्यूशन टू द सेल, और तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मीन्स कंसंट्रेशन जो वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन इनसाइड द सेल और वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर सोल्यूशन आउटसाइड द सेल बराबर ना आ जाए, तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा, तब तक पानी जो है अंदर आते रहेगा, ठीक है। अब जब हमारे सामने जो है
ये क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे सामने अब ये मोमेंट ऑफ वाटर तब तक होगी जब तक क्या आएगा सब इक्विलिब्रियम आ ना जाए, ठीक है कि नहीं। अब इक्विलिब्रियम पे जो है हमारा जो वाटर का सॉरी सेल का जो है जो वाटर पोटेंशियल क्या होगा बताओ। जाहिर सी बात है सेल का वाटर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, जो सोल्यूशन का होगा, ठीक है। और सोल्यूशन कितना था -0.732, ठीक है। और सोल्यूट पोटेंशियल कितना सेल का अपना 0.244। अब क्या चीज़ चेंज हुआ इसमें सेल में, जाहिर सी बात है कि जब सेल में पानी आ रहा है तो इसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और अब हमारे सामने इस सेल का प्रेशर पोटेंशियल पहले कितना था, 0 था, अब कितना है भाई, अब हम साई पी निकाल सकते हैं, साई डब्ल्यू माइनस साई एस इज इक्वल टू इतना। ये हमारा प्रेशर पोटेंशियल अब इस सेल का है जो हमारा टर्जिट सेल है। इज इट क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी टर्जिट सेल को डाल रहे हैं इसमें एक और सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है और 0.3 मोलर सुक्रो सॉल्यूशन। अब इस 0.3 मोलर सुक्रो सॉल्यूशन का जाहिर सी बात है कि सोल्यूट पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ गया है, कम हो गया है 0.732 है, और जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल भी इतना ही होगा 0.732। अब हमने इस टर्जिट सेल को डाल दिया इस सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है कि भाई इस टर्जिट सेल का वाटर पोटेंशियल कितना था हमारा 2.244, इसका कितना है -0.732। अब ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि सेल का ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन, इसका -0.732 है। सो नेट मोमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, इट विल बी फ्रॉम सेल टू द सोल्यूशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, जिसको हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी बाहर से अंदर आ रहा है सेल के अंदर, एंड ऑस्मोसिस, हियर इट इज एक्स ऑस्मोसिस, सेल बाहर जा रहा है। इज इट क्लियर। और ये मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जाहिर सी बात है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो सॉल्यूशन का कितना है 0.732 और सेल का कितना होगा 0.732, बराबर होगा। सो अब डिफरेंस क्या होगा भाई, हमारा वाटर प्रेशर पोटेंशियल सेल का जो है क्या होगा, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साई डब्ल्यू माइनस साई एस इज इक्वल टू हमारा कितना है, शाबाश 0, फ्लैसिड सेल हुआ 0 प्रेशर पोटेंशियल अगेन, ठीक है कि नहीं। सो ये बेसिकली तभी जाके ये साई जी को हम अगेन इग्नोर करते जा रहे हैं क्योंकि इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है सेलुलर लेवल, जो कि हम पहले कह चुके हैं। सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे सामने ये सेल है, ठीक है, 0.1 मोलर में हमने टर्जिट सेल को रखा है, ठीक है, और हमारा इन सेल का पता है हमें कि प्रेशर पोटेंशियल कितना है, वाटर पोटेंशियल कितना है और सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब इसमें से ना पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेल को ऊपर से प्रेशर दबा रहे हैं। जब हम ऊपर से प्रेशर दबा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि हम क्या बढ़ा रहे हैं बताओ, ये पानी जो है हम इसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और जब हम इसको अप्लाई करते हैं, बाहर से प्रेशर दबाते हैं, तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा, राइट। वो कितना बढ़ेगा, दैट मीन्स कि अगर और पानी कितना, प्रेशर हम कितना दबा रहे हैं, प्रेशर हम उतना दबा रहे हैं कि सेल का हाफ वॉल्यूम जो है, वो सेल का वॉल्यूम जो है वो हाफ हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हो रहा है। दैट मीन्स कि हाफ वॉल्यूम जो वाटर का है सेल को बाहर निकलेगा। दैट मीन्स सॉलिड पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, अगर आपके सामने 10 लीटर पानी था, आपने 5 लीटर पानी रखा, सॉलिड उतना ही है, दैट मीन्स सॉलिड पोटेंशियल डबल हो जाएगा ना, एग्जैक्टली। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 0.732 हमारे पास सॉलिड पोटेंशियल था, अब क्या होगा, डबल इसका 1.462 इसका सॉलिड पोटेंशियल होगा हमारे सेल का, जब इसमें से आधा पानी हमने निकाल दिया बाहर, राइट। सो दैट मीन्स उस वक्त हमारा अगेन हम क्या कर रहे हैं, क्या हम वाटर पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि हमारा जो वाटर पोटेंशियल जो है, सॉलिड पोटेंशियल डबल हो गया, वाटर पोटेंशियल हमारा सेल का वही था, तो हमारा जो है प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमारा वैल्यू होगा 1.22 मेगा पास्कल। इज इट क्लियर। सो दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आप क्या कर रहे हो, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर को इंश्योर कर रहे हो, आप वाटर को बाहर निकाल रहे हो और सॉलिड पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, दैट मीन्स कि आपका जो वाटर पोटेंशियल जो है इसका एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है किस दो चीज़ों का, एक प्रेशर का और एक सॉलिड का, ठीक है कि नहीं। सो ये इन एग्जांपल्स में मैंने आपको ये रिलेशनशिप समझाने की कोशिश की है कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है सेल के अंदर कब आ सकता है, सेल के बाहर कब निकाल सकते हैं, किन किन कंडीशन में जो है मूवमेंट हो सकती है, और उस टाइम पे जो है वाटर पोटेंशियल का क्या ये क्या बोलते हैं वैल्यू कैसे चेंज होता है। प्रेशर पोटेंशियल अगर आपका बढ़ता है तो उससे आपका वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, सॉलिड पोटेंशियल अगर आपका चेंज हो रहा है तो उससे आपका प्रेशर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन दोनों का आपका जो है वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा मैंने आपको इन एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो नाउ
अब यहाँ से मैं आपको जो है मुझे लगता है शायद मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट इसी से रिलेटेड टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन उसके बाद हम फिर ये जो आगे के मूवमेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब अभी जो है जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था उसमें मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाया, लाइक डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रेशर फ्लो क्या होता है, और इनमें जो है बेसिकली सेलुलर लेवल पे कौन कौन से कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है।